गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आपको आज मैं जो कुछ भी समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, उसको आपको अपनी CW लैंग्वेज कॉपी पे करना है। तो कैसे करेंगे? आप अपने पेज के 2 कॉलम बना लेंगे, एक बड़ा बनाएंगे और एक छोटा कॉलम कर लीजिएगा। आप जैसे अनेक शब्द क्या लिखे होंगे? जो जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। क्या बोलते हैं बच्चों? अजेय। फिर इसके बाद दूसरा मैंने लिखा है जो कम ज्ञान रखता हो। जो कम ज्ञान रखता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। इसके बाद बच्चों तीसरा है जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे उसे कहते हैं अदृश्य। क्या बोलते हैं? अदृश्य। इसके बाद बच्चों देखिए चौथा दिया है जो समय व्यतीत हो चुका हो। जो समय व्यतीत हो चुका हो उसे बोलते हैं अतीत। इसके बाद बच्चों पांचवा है जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। उसे क्या बोलते हैं? अखाद्य। इसके बाद है जो कुछ ना जानता हो या जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ। क्या बोलते हैं? अज्ञ। इसके बाद है जिसका मूल्य ना आंका जा सके। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे बोलते हैं अमूल्य। क्या बोलते हैं बच्चों? अमूल्य। इसके बाद बच्चों जिसका कभी जन्म ना हो। जिसका कभी जन्म ना हो उसे बोलते हैं अजन्मा। अजन्मा। इसके बाद बच्चों दिया है जिसे कहा ना जा सके। जिसे कहा ना जा सके इसे बोलते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं? जिसे कहा ना जा सके उसे बोला जाता है अकथनीय। अकथनीय। इसके बाद बच्चों 10वां लिखा हुआ है अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास कर लेना। बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास कर लेने वाला जो होता है वो कहलाता है अंधविश्वासी। क्या कहलाता है? अंधविश्वासी। इसके बाद बच्चों 11 नंबर पर लिखा हुआ है अनेकार्थी शब्द जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं बच्चों? अप्रत्याशित। फिर अगला लिखा हुआ है जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। इसके बाद बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है जिसका वर्णन ना किया जा सके। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे बोलते हैं अवर्णनीय। 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 इसके बाद बच्चों अगला लिखा हुआ है जिसका कोई अंत ना हो। जिसका कोई अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। इसके बाद बच्चों अगला है जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। असाध्य। फिर 16 नंबर पे लिखा हुआ है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुपम। अनुपम। इसके बाद बच्चों दिया है जिस पर मुकदमा चल रहा हो। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं?
उसे बोलते हैं अवैध। अवैध। फिर जिसे करना आवश्यक, जिसे करना आवश्यक हो उसे बोलते हैं अनिवार्य। अनिवार्य। इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है 20 नंबर पर कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को बोलते हैं अल्पभाषी। कम बोलने वाला क्या कहलाता है बच्चों? अल्पभाषी। फिर से एक बार बच्चों देख लीजिए, जो जीता ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं, जो कम ज्ञान रखता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य बोलते हैं, जो समय बीत चुका हो वो क्या है? अतीत, जो खाने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अखाद्य, जो कुछ नहीं जानता हो उसे, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ। फिर जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे बोलते हैं अमूल्य, जिसका कभी जन्म ना हो उसे बोलते हैं अजन्मा, जिसे कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला। बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला क्या कहलाता है बच्चों? अंधविश्वासी। फिर जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। फिर है जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे बोलते हैं अवर्णनीय। अवर्णनीय। जिसका कोई अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत, जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। फिर जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं? अवैध। जिसे करना आवश्यक हो उसे बोलते हैं अनिवार्य। और कम बोलने वाला क्या कहलाता है? अल्पभाषी। बच्चों आगे जो अनेकार्थी शब्द हैं, ये शब्द समूह है वो इस प्रकार हैं। आशा से अधिक। आशा से अधिक कहलाता है आशातीत। क्या कहलाता है? आशातीत। इसके बाद बच्चों 22 नंबर शब्द समूह लिखा हुआ है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो। क्या लिखा हुआ है? जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। इसके बाद बच्चों 23 नंबर शब्द समूह है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे बोलते हैं अकल्पनीय। अकल्पनीय। इसके बाद बच्चों 24 नंबर पर आते हैं। 24 नंबर पर शब्द समूह है, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके। जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। विमूढ़। बच्चों आ रहा है समझ में? जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। 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 इसके बाद बच्चों अगला है, जो किए हुए उपकार को माने। जो किए हुए उपकार को माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। अगला है, जो किए हुए उपकार को ना माने। पहले देखिए जरा सा अंतर है। जो किए हुए उपकार को माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को ना माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। अगला है बच्चों आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाले को बोलते हैं गगनचुंबी। गगनचुंबी। फिर बच्चों अगला है जानने की इच्छा
इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। जिज्ञासु। और जानने की इच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जिज्ञासा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है और जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। इंद्रियों को जीतने वाला, अगला कौन सा है? इंद्रियों को जीतने वाला, इसे बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। फिर है बच्चों जीने की इच्छा। जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। क्या कहलाती है? जीविषा। जिजीविषा। फिर बच्चों 31 नंबर है, 31 संख्या है, जंगल की आग। जंगल में आग जो लगती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दावानल। दावानल, या इसे दावाग्नि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावाग्नि। इसके बाद बच्चों दिया है ईश्वर पर जिसका विश्वास न हो। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा था जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो आस्तिक, और यहाँ क्या लिखा है? ईश्वर पर जिसका विश्वास ना हो उसे बोलते हैं नास्तिक। नास्तिक। ओके बच्चों। फिर है जिसका आकार ना हो। जिसका आकार ना हो उसे बोलते हैं निराकार। निराकार। अगला है जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष। फिर जो आंखों के सामने ना हो, क्या लिखा हुआ है? जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, या इसे बच्चों परोक्ष भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष। फिर है दोपहर के पूर्व का समय। दोपहर के पूर्व का समय कहलाता है अपराह्न। अपराह्न। अगला है बच्चों जिसके आर पार देखा जा सके। क्या दिया है शब्द समूह? जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी। फिर बच्चों बहुत कुछ जानने वाला। बहुत कुछ जानने वाला कहलाता है बहुज्ञ। क्या कहलाता है? बहुज्ञ। बहुत कुछ जानने वाला कहलाता है बहुज्ञ। फिर लिखा हुआ है सब कुछ जानने वाला, तो सब कुछ जानने वाला कहलाता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। फिर बच्चों 40 संख्या लिखी हुई है, 40 नंबर जो शब्द समूह है वो है 10 वर्षों का समय। जानते हो बच्चों 10 वर्षों का समय कहलाता है दशक। क्या कहलाता है? दशक। बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए, आशा से अधिक क्या कहलाता है? आशातीत। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, इस सब समूह के लिए एक शब्द क्या है? आस्तिक। फिर है जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे बोलते हैं अकल्पनीय। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे बोलते हैं अकल्पनीय। फिर जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। फिर है जो किए हुए उपकार को माने। जो किए हुए उपकार को माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को न माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। फिर है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। इसी तरह का मैंने एक और शब्द समूह आपको बताया था, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। इसी तरह अगर आ जाए पीने की इच्छा तो पिपासा, और पीने की इच्छा रखने वाला तो पिपासु।
इसके बाद बच्चों देखो 31 नंबर है जंगल की आग। जंगल की आग इसको बोलते हैं दावानल या दावानल। फिर बच्चों ईश्वर पर जिसका विश्वास ना हो उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। फिर जिसका आकार ना हो, जिसका आकार ना हो उसे बोला जाता है निराकार। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, या इसे परोक्ष भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? परोक्ष। फिर इसके बाद बच्चों दोपहर से पूर्व का समय, दोपहर से पूर्व का समय कहलाता है अपराह्न। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं बच्चों पारदर्शी। फिर है बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला कहलाता है बहुज्ञ। फिर है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला कहलाता है सर्वज्ञ। 10 वर्षों का समय, 40 संख्या क्या लिखी है? 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय कहलाता है बच्चों दशक। तो आज मैंने आपको 40 जो है वो शब्द युग्म कराए हैं। आपको यह जो है कार्य अपनी CW की कॉपी पे करना है। साथ ही बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको लर्न भी करना है। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Good morning students and welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Students, we have finished the chapter 6 in the previous video. Now students, today I am going to discuss our next chapter, which is relation and function. Students, in this chapter we have to knowledge about set. In my previous chapter sets, I give some knowledge about basic knowledge about sets and solve some problems of sets. In this chapter of relation and function, the set chapter or the properties of set here will be used. So what is relation, students? So relation in our daily life, students, we have so many relations, like relation between father and son, relation between expenditure and income. So students, these are some relations we have shown in our daily life. But the relation in mathematics is slightly different, but the relation is also a relation. So before knowledge about relation, we have to something other knowledge, which is the first knowledge is ordered pair. Ordered pair. तो स्टूडेंट रिलेशन को जानने से पहले हम कुछ इन चीजों को समझेंगे, उसके बाद रिलेशन को हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला है ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। An ordered pair consists of two elements in some fact order. Some fact order. So, what is ordered pair? तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग एक सेट लेंगे A is equal to let a set A is equal to 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट लेंगे B इक्वल AB। अब यहां पर बच्चों अगर हम इस टाइप से कोई लिखते हैं 1, A 1, A, तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 किस सेट का एलिमेंट है? A सेट का, और A किसका एलिमेंट है?
का एलिमेंट है स्मॉल ए। तो ये हमारे पास इस टाइप का जो भी हमारे पास सिंबल बनेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा एलिमेंट्स को अगर डिस्टिंक्ट कर देंगे तो इस टाइप का जो ये ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, और दिस इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ बच्चों ये दोनों एलिमेंट एक ही सेट के भी हो सकते हैं। These two elements should be also should be in one set, from one set. ये दोनों एलिमेंट अलग अलग सेट के भी हो सकते हैं और ये एक ही सेट के एलिमेंट से भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर बन सकता है। इस टाइप का जो भी सिंबल होगा वो ऑर्डर पेयर को शो करेगा। ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, उसको सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये हमारे पास ए सेट से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, और ये वाला एलिमेंट जो है बी सेट से बिलोंग करेगा। इस टाइप का जो होता है वो ऑर्डर पेयर बच्चों हम लोग इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर, अब ऑर्डर पेयर क्या होता है एक तरह से, जैसे हमने 1 कॉमा ए लिखा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर जो है एक लिखने का वो तरीका होता है जिसमें कि सेट के अवयवों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। अब यहाँ क्रम क्या है कि ये जो पहला एलिमेंट है वो ए का ही होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी का ही होना चाहिए। अगर हमने इसको a, 1 लिख दिया, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट सेट बी का है, एलिमेंट ऑफ सेट बी, और ये वाला एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हमारे पास इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनते हैं। ऑर्डर पेयर का जो फॉर्म होता है वो इस टाइप का ही होता है। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगा के दोनों एलिमेंट सेपरेट किए जाते हैं, ये ऑर्डर पेयर शो करता है। अब स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्या होती है वो जरा ध्यान से समझते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर consists of two elements. An ordered pair consists of two elements or two objects in a An ordered pair consists of two elements or two objects in a given fixed manner or order. Ordered pair में ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट्स को एक दिए गए निश्चित क्रम में हम लोग उसको रखते हैं। अब सिमिलरली let capital A and capital B are two sets. Let capital A and capital B are two sets. Then by order pair, we mean A comma B such that small a belongs to A, and ordered pair क्या होता है, A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. तो स्टूडेंट्स इस टाइप का जो भी हमारे पास सिंबल होता है ऑर्डर पेयर को शो करता है। दिस इज द ऑर्डर पेयर। नाउ स्टूडेंट्स ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है, पहला कंपोनेंट होता है, और बाद वाला एलिमेंट बाद वाले सेट का कंपोनेंट कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज द ऑर्डर पेयर। नाउ स्टूडेंट्स Cartesian equality of ordered pair. Equality of ordered pair.
two ordered pair. Two ordered pair. Then x1 comma y1 is equal to x2 comma y2 if and only if x1 equal to x2 and y1 equal to y2. तो दो ऑर्डर पेयर तभी स्टूडेंट्स इक्वल होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा, तो दोनों ऑर्डर पेयर ये इक्वल कहे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, टू ऑर्डर पेयर is called to be equal if and only if their corresponding components are equal. तभी हमारा होगा corresponding. For example, if a minus b comma 2 is equal to 2 comma c, then अब ये इक्वल है स्टूडेंट्स, तो इक्वल तभी होगा देन a minus b equal to 2, a minus b 2 के इक्वल होगा एंड c equal to 2 equal to c. So this is the equality of ordered pair. Now students, take another example. Find the value of a and b if 2a minus b comma a plus b equal to 1 comma 2. सो स्टूडेंट्स, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन, सिंस ऑर्डर पेयर इज इक्वल एंड ऑर्डर पेयर इज इक्वल, सिंस 2a minus b comma a plus b is equal to 1 comma 2, it means their corresponding elements are equal because order pair are equal. So by definition of equality of order pair, 2a minus b equal 1 and a plus b equal 2. Then solve out this. In solving, if we cancel out, then this is 3a equal to, on adding 3, so a equal to कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1. 2a minus b equal to 1, a plus b equal to 2. Then adding all this, we cancel, 3a equal to 3, a equal to 1. Now put the value of a here. So now from second b is equal to a और b की वैल्यू क्या होगी? a और b की वैल्यू 1 comma 1. So this is the way how we equal the order pair. Now students, our next topic is Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. Two sets are Cartesian product. What do we mean by Cartesian product of two sets? So students, let it means इसको हिंदी में कहते हैं दो समुच्चयों का घातीय गुणनफल। तो लिख सकते हैं लोग, दो समुच्चयों का घातीय गुणनफल। Let capital A and capital B are two non-empty sets. Let capital A and capital B are two non-empty sets. Then Cartesian product of
is defined as A cross B equal set of all ordered pairs. Set of all ordered pairs made from A and B such that A belongs to A, small a belongs to पहला एलिमेंट पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स A एंड B। तो A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट? A क्रॉस B किस चीज का सेट होता है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर किसके ऑर्डर्ड पेयर? किसके एलिमेंट से बना ऑर्डर्ड पेयर? पहला वाला एलिमेंट जो पहला सेट होगा उसका होगा और बाद वाला एलिमेंट्स बाद वाले सेट का होगा। सिमिलरली अगर B क्रॉस निकालें, सिमिलरली अगर हम B क्रॉस A करें, B क्रॉस A क्या हो जाएगा? B कॉमा A हो जाएगा सच दैट B बिलोंग करेगा स्मॉल b को एंड बाद वाले को बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग उन सेट्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स made from these sets where first elements of ordered pair from first set A and second elements of ordered pair from second set B. So this is the definition or this is the formula of A cross B, how we can evaluate A cross B. Let's see some examples. So find A cross B. Example: if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to A comma B, then find A cross B and B cross A. तो स्टूडेंट्स ये A सेट गिवन है, B सेट गिवन है, हमें A क्रॉस B और B क्रॉस A को फाइंड आउट करना है। So students, कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन? A क्रॉस B, so A क्रॉस B, A कौन सा सेट है? 1, 2, 3 एंड क्रॉस B, B कौन सा सेट है? A कॉमा। अब इसको हम जब क्रॉस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर। अब पहले A का पहला होगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो 1 का A से 1 कॉमा A ऑर्डर्ड पेयर आर ऑर्डर्ड पेयर्स 1 B 1 2A 2B 3A and 3B. So student, this is A cross B. अब पहले वाले एलिमेंट जितने पहले वाले सेट के होंगे A क्या था 1 2 3 और बाद वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे बाद वाले सेट के होंगे। बाद वाला सेट D मींस A कॉमा B। तो ये A क्रॉस B। सिमिलरली B क्रॉस A निकालेंगे बच्चों। सो B क्रॉस A is equal to what is B set? B set is A comma B and A set is 1 2 3. So A comma 1, A comma 2, A comma 3. अगर पहला सेट है तो पहले के एलिमेंट्स पहले ही रखेंगे। फिर B comma 1, B comma 2 and B comma 2. So this is A cross B and B cross A. So how this is the way how we find the Cartesian product of two sets. Now students, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट
तभी हो सकता है एम ए इक्वल टू ए क्रॉस ए के तभी बराबर होगा जब ए सेट और बी सेट दोनों इक्वल सेट होंगे, अनलेस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए होता है। अगर ए और बी इक्वल नहीं है, अगर ए और बी सेट इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, तो ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। सो इफ A not equal to B, then A cross B not equal B cross A. अब number of elements in Cartesian product of two sets दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब स्टूडेंट्स लेट एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हो गए p और दूसरा सेट b है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए q। तो अब हम लोग को a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू क्वेश्चन। सो a क्रॉस b में जो एलिमेंट होंगे वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, इक्वल टू na इनटू इक्वल टू p इनटू q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज p। This is the formula. Students, अगर A सेट में P एलिमेंट्स हैं और B सेट में there is Q एलिमेंट्स, then number of elements in A cross B is equal to number of elements in A multiply by number of elements in B, that is P। For example, students, example हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। Let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to AB. So what is how many elements in A cross B? A cross B में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? A में है 3 एलिमेंट्स और B में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला इज Na into Nb। So put the values of in this formula. So Na is 3 and Nb is 6. So also A cross B, what is A cross B students? A cross B कैसे होगा? 1 comma A, 1 comma B, 2 comma A, 2 comma B, 3 comma A and 3 comma B। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट्स? 6 एलिमेंट्स। इस प्रकार हम लोग इस फार्मूले से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Now student, total number of subsets of A cross B. A cross B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? तो इसको बच्चों if NA is equal to A में कितने एलिमेंट्स हैं? P और B में कितने एलिमेंट्स हैं? Q। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? A क्रॉस B में एलिमेंट्स होंगे Na into Nb equal to PQ। So number of subsets, in A cross B, A cross B में कितने सबसेट बनेंगे? कितने इसमें A cross B में एलिमेंट्स होंगे? एलिमेंट्स है PQ, 2 to the power Na
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल फिर से वही लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं a इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1 2, तो इसमें कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके? तो पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b कितना हो गया इसका? a1 a2 b1 एंड b2, सबके बीच कॉमन लगा देते हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B is equal to 2 to the power 4. That is 2 to the power 4 क्या लिख सकते हैं? This is 2 into 2, 2 to the power n A, it means 16. तो हमारे पास 16 हमारे पास इसमें सबसेट्स फाइंड आउट होंगे A क्रॉस B के। So this is how we find the total number of subsets in A cross B and number of elements in A cross B. Now students, representation of Cartesian product by arrow diagram and by graph. तो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले एरो डायग्राम। लेट कैपिटल A इक्वल टू ABC एंड कैपिटल B इक्वल टू 1 2। सो स्टूडेंट्स, इसका A क्रॉस B क्या होगा? सो A क्रॉस B इक्वल टू A, 1 A, 2 B, 1 B, 2 C, 1 and C, 2। एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग? एरो डायग्राम में हम लोग ये एक सेट बना लेते हैं, पहला A, दूसरा सेट बना लेते हैं B। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? A B C और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2। अब हम लोग जो A क्रॉस B में A का 1 से A का 2 से, इसको हम लोग एक एरो से इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये एरो डायग्राम को शो करता है। तो A को 1 से दूसरी दे दो, A2 this is also arrow, B1 this is also arrow, B2 this is also, C1 this is also and C2। This is arrow diagram of A क्रॉस। ये बच्चों हमारे पास एरो डायग्राम होता है। एरो डायग्राम में आपको एलिमेंट्स को एक दूसरे से एक सेट को दूसरे से रिलेट करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ग्राफ मेथड। इसी को ग्राफ मेथड से अगर करें हम लोग, मान लिया A इक्वल टू ABC, B इक्वल टू 1 2। A क्रॉस B स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? A क्रॉस B हमारे पास हो जाएगा A, 1 B, 2 C, 1 सॉरी A, 1 A, 2 B, 1 B, 2 and C, 1 C, 1। ये भी ध्यान रखना बच्चों, सेट में अगर कोई रिपीट कर रहे हैं तो उसको एक ही बार राइट डाउन किया जाता है। तो एक क्रॉस B, अब हमको तो ग्राफ मेथड से कैसे करना होता है स्टूडेंट्स? तो ग्राफ मेथड से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो पहले वाले सेट पर उसको एक्स एक्सिस पे डिनोट कर लेना है। जैसे यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया।
वाला सेट को y एक्सिस के अकॉर्डिंग मान 1 2। तो सबसे पहले a, 1 यहाँ पर a क्रॉस b पहला ऑर्डर में क्या a, 1 so a first a then 1 a 1 this is a, 1 then b a, 2 this is a, 2 b, 1 this is b, 1 b, 2 this is b, 2 c, 1 this is c, 1 and c, 2 this is c. So these are the representers in the graph method. ग्राफ मेथड में हम लोग एक क्रॉस को इस तरीके से नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इफ a cross b is equal to 1 comma a 1 comma b 1 comma c 2 comma a 2 comma b 2 comma c, then write down set A and set B। या ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ सेट A and set B। सो स्टूडेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर आपने जो है A क्रॉस B आपका क्या है? A क्रॉस B ये है, तो अब A पहले A का क्रॉस B से कर रहे हैं, ऑर्डर पे ये बनना है, ऑर्डर पे सेट A क्रॉस B होगा। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेंगे और सेकंड एलिमेंट्स से। तो यहाँ पर A सेट क्या हो गया? A सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ first component or first component of ordered pairs। यहाँ पर क्या बन जाएगा? A से फर्स्ट एलिमेंट 1 2 so 1 2 ये फर्स्ट और B क्या हो गया? B तो हमारे पास सेकेंड वाले होंगे A B C, so this is A B C। अब इसका हम क्रॉस करेंगे 1 कॉमा A बनेगा 1 कॉमा B बनेगा 1 कॉमा C बनेगा 2 कॉमा A बनेगा 2 कॉमा B 2 कॉमा C। so here this is the type how we find the A cross B and how we find the set A and set B if A cross B is there। so students today I told you the ordered pair, what is the ordered pair, equality of ordered pair, what is the Cartesian product of two sets, number of elements in Cartesian product, number of subsets in Cartesian product, and how we represent the Cartesian product in aerodiagram method or in graph method। So students, for today's video, thank you। Good morning student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution। In the previous class I told about how to write the scientific name of any organisms। You know that the scientific name is consist of two words। The first word is actually represent the genus of the word and second represent the species of the organism। Okay, today I am going to explain the scientific name are standardized by how many types of organization, also the hierarchy of categories। These two topics are very important and listen carefully because they make the base of biology। Okay, because first of all you know how to write the name of any organism, this is very important in biological system। Okay, so let us discuss about the scientific name are standardized by different type of association। These associations are given, I am written in the blackboard। First is ICBN। Actually ICBN is one of the association which deals the nomenclature system related to the organism, and the full form of ICBN is International Code of Botanical Nomenclature। International Code of International
botanical nomenclature. Okay, nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature, ICBN, is actually said to be International Code of Botanical Nomenclature. This association was developed in 1961. This year is very important. ICBN is stabilized in 1961. It is called International Code of Botanical Nomenclature. In such type of association, we have deals how to write the name of different types of plants that are considered into the botany. Okay, the second one is known as ICZN. ICZN is actually called the International Code of Zoological Nomenclature. It is called International Code of Zoological Nomenclature. ICZN is called International Code of Zoological Nomenclature. Okay, this is stabilized after the 3 year of botanical nomenclature, that is 1964. 1964. It is in 1964. ICBN is International Code of Botanical Nomenclature. ICZN is International Code of Zoological Nomenclature, stabilized in 1964 after 3 years later from the International Code of Botanical Nomenclature. Okay, so these 2 years are very important. In the case of ICBN, it is 1961, and in the case of ICZN, it is 1964. Now ICBACN is what? ICBACN is what? Actually, the back term indicate the bacteria. Okay, so International Code of Bacterial Nomenclature, how to write the name of any types of bacteria that are present in the atmosphere. We can these names are standardized by ICBACN. ICBACN, the full form of ICBACN is International Code of Bacterial Nomenclature. Okay, International Code of Bacterial Nomenclature. Now, what is ICVN? ICVN is actually International Code of Viral Nomenclature. Virus, how virus are nomenclature. So this association deals with the name of different type of virus that are present into the atmosphere or newly discovered. Okay, for example, COVID-19, as you know that COVID-19, this actually COVID-19 name was given by International Code of Virological Nomenclature. International Code of Virological Nomenclature. The fifth one is ICNCP. ICNCP, International Code of Nomenclature of International Code of Nomenclature of such nomenclature of different type of cultivated plant. ICNCP means International Code of Nomenclature of Cultivated Plant. CP for cultivated plant. Okay, this association deals the naming of different type of cultivated plant. So this is some part this is actually the part of previous lecture. So, okay, now comes to the another point, hierarchy of categories. This one is very important. Hierarchy of the categories. What is hierarchy of the categories? Hierarchy is what? Actually, the hierarchy is the sequence of arrangement of taxonomic categories. How they are arranged? These are called sequence of arrangement of taxonomic categories in a descending order. During the classification of organisms. Whenever we have to classify the organisms, which type of categories we are taken, the system of these categories is actually called the hierarchy of the categories. Okay, so there are some hierarchy given by different type of scientists. First of all, actually the hierarchy system of categories was introduced
Carolus Linnaeus, in Latin it is called Carl von Linné, is first of all given the binomial nomenclature, and he is also known as father of taxonomy. So he first introduced the hierarchy of categories, and in the hierarchy of the Linnaeus, it means that the group of different categories of a Linnaeus actually taken only 5 categories, and these categories are class, order, genus, species and variety. What is this? This is class, order, genus, species and variety. These 5 categories. First is class, second one is order, third one is genus, fourth one is species, and fifth one is varieties. So these categories are first of all taken by the scientist taxonomist Linnaeus. He first of all introduced and made a hierarchy of the hierarchy for the classification of or the nomenclature of different types of organisms. These 5 categories are class, order, genus, species and varieties. Actually varieties is what I told in the previous lecture, that varieties is actually the subspecies. It is the subspecies of the species. It means that it is in the Linnaeus hierarchy, what is the last category? It is variety. But the last one is discarded and 3 are added. It means that after Linnaeus, some scientists have discarded this varieties category of the hierarchy of the Linnaeus and added 3 new categories. These new categories make these 7 categories. 4 from Linnaeus categories and 3 are added. Newly added. So total 7 categories are made. 3 are added, and now there are 7 categories. Today we have in the hierarchy how many categories? It is 7 categories. So questions are asked like that. How many categories are found in the hierarchy? So the answer is there are 7 categories are found in the hierarchy. The first category is known as division. First category is known as kingdom. Actually, the arrangements of these categories in the hierarchy is, we are always from the decreasing order of the common character that are found on the organism. It means that these are in decreasing order of the similarities of different type of organisms. So number of common characters are decreases. Here what happened? The number of common characters are decreases. With the rise in the categories. If we rise in the categories, it means that it is the lowest part of categories. First of all, you understand the hierarchy. Hierarchy is actually made up of 7 type of categories, in which the kingdom is one of the categories that taken place the topmost position of the category. This is very important, because as you know, the kingdom in the hierarchy having a place, highest category, having the top place in the hierarchical classification system. So kingdom is the highest category and species is the lowest category. This is what is very important point. Kingdom is the highest category and species is the lowest category of the hierarchy. So the number of common characters are, actually listen carefully every word. The number of common characters are increases from top to bottom. Number of common characters are increases from top to bottom, and it will be decreases from bottom to top. It means that if we go on the hierarchy classification system, what happened? The number of common characters are increases from top to bottom. It means that top to bottom increases. It means that maximum common characters are found in the lowest category of the hierarchy. As you know that species having the lowest category rank in the hierarchy. So this having the highest common character. Okay. So this
important, and this point is also very important. The number of common characters are decreases. The number of common characters are decreases with rise in the categories. If we rise in the categories, the number of common characters are decreases. It means that if the species having the maximum common character, genus having somewhat low common character as compared to the species, and so on. So the kingdom having very less common character, very less common characters. So these are very important. As you know that what is a species? A species is group of similar individuals is called a species. And what is genus? Group of species is called genus. And what is family? Group of genus is called family. And what is order? Order is group of family is called order. What is class? Class is group of orders is called class. Okay. What is division? Group of class is called division. And what is kingdom? Group of division or phylum is known as kingdom. The first category is kingdom. The second category is division. It is also known as phylum. Okay. In animal, it is considered as a phylum, and in plant, it is considered as a division. This one is the second category of the hierarchy. First is kingdom, second one is division, and third one is class. Fourth one is order, fifth one is family, sixth one is genus, and seventh one is species. Okay, student. So this is very important point. Listen carefully. What is the order of the hierarchy? First of all comes kingdom, second one is division, third one is class, fourth one is order, fifth one is family, and sixth one is genus, seventh one is species. Species having the maximum common character. And if we rise up to the categories, the number of common characters are decreasing. It means that species having the maximum common character as compared to the genus, and family having the less common character as compared to the genus. So this will happen in all over the categories. Now, student, first of all, how we use these type of hierarchy or categories? Here I make a chart. First is known as common name, second one is known as scientific name. As you know that scientific name is called species. Okay, in the previous lecture I told it. What is scientific name? Is actually denote the species of any organism. This is called common name. This is also known as vernacular name. Okay, common name, scientific name, genus, family, order, class, and phylum. Phylum, it is also called kingdom. After that, kingdom will become. And you know that there are two types of kingdom is found in the nature. First is animal kingdom, and second one is plant kingdom. So animal kingdom and plant kingdom are the topmost position in the hierarchy. It having the topmost position in the hierarchy. Okay, and this one is proved that, as you know that kingdom has the highest category. It having very less common character. You know that the plants are totally comes in the kingdom. For example, mango plant, banyan plant, and any other plant also. They cannot be, their common characters are very less. Okay, so it means that in kingdom there is less common character, but in species there is many more common characters are found. How to use this hierarchy system? Here I am giving some example. First is known as human. Common name human, and scientific name of human is Homo sapiens. Scientific name of human is Homo sapiens, and the genus is Homo. And you know that in binomial nomenclature, the first term actually indicates the genus. So if we read the scientific name, the first word is actually telling the genus of that organism. Here common name is human, scientific name is Homo sapiens. So the genus become what? Homo, and the family is Hominidae. Family is Hominidae. These are very typical words actually, but they are always learn and remember. Family Hominidae. Order is Primata. This one
Okay, now next example is dog. The scientific name of dog is Canis familiaris. Canis familiaris. Canis familiaris. What is the genus? Its genus is Canis, and what is the family? Its family is Canidae. This family is Canidae, and order is important. Order is Carnivora. Order is Carnivora. Why we have to do Carnivora? As you know, that dog is carnivorous, and the class is Mammalia, and the phylum is Chordata. Next one is housefly. Its scientific name is Musca domestica. In Hindi, we have to say that घरेलू मक्खी. Okay, Musca domestica. Housefly. What is the scientific name of housefly? Is Musca domestica. Genus is Musca. Family is Muscidae. Family is Muscidae, and order is Diptera. Diptera is the order of housefly. Actually, orders are also comes into the competitive examinations. Okay. For example, he asked that housefly have which type of order? It gives different types of order, and answer is Diptera. And class is Insecta, and phylum is Arthropoda. Now let us discuss about the wheat. Its scientific name is Triticum aestivum. It is called Triticum aestivum. Is the botanical name of wheat, or also says that scientific name of wheat. Wheat is Triticum aestivum. Its genus is Triticum, and it comes in the family Poaceae. It comes in the family Poaceae. Poaceae is also known as Gramineae family. Okay, Gramineae family. The order is Poilus. Order is Poilus, and the class is Monocotyledon. Because you know that in wheat it is a type of monocotyledon. Only one cotyledon is found, and the phylum is Angiosperm. Not we say here phylum. The division is Angiosperm. Division is actually comes under the division Spermatophyta. Spermatophyta is also known as Angiosperm. Spermatophyta is also known as Angiosperm, because the example of Spermatophyta is Angiosperm. Okay, so these type of systems are adopted to use the taxonomical hierarchy of any organism. So student, this is all over today. Thank you. Welcome student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Myself S.K. Pal. Today I am going to explain the type of classification system, how many type of classificational systems are found and adopted by different types of scientists to classify different type of organisms all over the world. So here three system of classification are adopted. The first is artificial system of classification, second one is natural system of classification, and third one is phylogenetic system of classification. This one is latest system of classification. Okay, so there are three types of classification system. First is artificial system of classification. What happened? According to this system of classification, plants or animals are classified on the basis of one or few superficial characters. It means that we have to take in one or few superficial characters, and according to these characters we have to classify different type of organisms. Okay, so here what is important? One or few conventional or superficial characters are taken into the consideration, and after that we have to classify different types of plant or animal. So according to this system of classification, what happened? A plant or animals are classified on the basis of one or few superficial characters. Here only one or few superficial characters are taken. For example, habitat of the animals are taken. According to the habitat, we have to classify different type of organisms. So here this system of classification was adopted by first of all Theophrastus. Theophrastus is a scientist who classified the plant, and also the Linnaeus also classified the plants or animals. So the system of classification of Theophrastus and Linnaeus are artificial system of classification. Remember always, what is the example of artificial system of classification? The answer is Theophrastus or Linnaeus system of classification is called artificial system of classification. Now, what is natural system of classification? According to this system of classification, we have to classify the plant or animal
example, his habitat are taken into the consideration, his accommodation taken into the consideration, or his physiological characters are also taken into the consideration, anatomical characters are also taken into the consideration. It means that in natural system of classification, what will happen, we have to take many characters of the animal to classify a particular type of organism. Okay, so here the important point is that according to this system of classification, all important characters of plant or animals are taken into the consideration and classify a particular type of organisms. This type of a system of classification was used by Bentham and Hooker system of classification. This is the example of a natural system of classification. Bentham and Hooker is the scientist who actually classify the plants according to the natural system of classification. Then what is natural system of classification? All type of characters are taken into the consideration. Many characters are taken into the consideration and classify the organisms to this system. Okay, this is called natural system of classification. Now comes to the another system. This is known as phylogenetic system of classification. This is important and latest system of classification. According to this system of classification, we have to classify the animals or plant on the basis of their evolutionary history or evolutionary history and genetical tendencies of the plant and animal. It means that we have to see the evolutionary history of the plant or animal, or also see the genetical tendency. What is its genetical constitution? For example, how many number of chromosomes are found. If the number of chromosomes are found the same, means that the animals are classified according to that system. So here what will happen? The system of classification is based on the evolutionary and genetical tendencies of the plant and animal. Okay, so if we take the evolutionary and genetical tendencies of the plant or animal, this system of classification is called phylogenetic system of classification. An example is Engler and Printley. Engler and Printley system of classification for the plant. We classify the plant. Okay, Engler and Printle are two scientists who classify the plant on the basis of their phylogenetic system of classification. And what is phylogenetic system of classification? Classify according to the evolutionary and genetical point of view. If we have to classify the plant or animal on the basis of their evolutionary history or genetical constitution, it is called the phylogenetic system of classification. Okay, so here three system of classifications are adopted in the adopted by the taxonomists. Okay, now comes to the another point, tools for the study of taxonomy. What types of tools are used by the taxonomy to study by the taxonomist to study the taxonomy of plant or animal? So here the first tool is museum and second tool is herbarium. Another tool is also, I will explain further. Okay, first here the tools of study of taxonomy. The first tool is known as museum, and you know that what is museum. What is the definition of museum? Museum is actually a building or a place where work of art, scientific specimens or other objects of permanent value are kept and displayed. It means that it is, what is museum? Museum is a type of a building where we have to collect different type of specimen that are found all over the world. Specimen is what? Specimen is actually the collection of different types of plant or animals. We have to say is specimen. For example, this is a specimen. Wait just a minute, I will see it. Okay, so specimens are collected in different types of area and they are kept into a special type of a building. That building is called museum. So here I have taken it. This is called the specimen of some seed. You have to see very particularly. And this is called a specimen of a seed that are stored in a particular glass with a liquid medium that I tell in the after that. Okay, so this is called the specimen. And these specimen, this is the specimen of seed, and this is a type of an animal that is obtained from at a particular place
specimen of octopus. Here this is the specimen of octopus. Seen it, this is the specimen of octopus. It is called specimen. And these type of specimens are kept into the museum. So what is museum? Museum is actually a place where different types of specimens are put. Why they put here? Because to study different types of scientists. On the other hand, scientists by a scientific study can take place by these type of specimens. So this place is called museum. Okay, I think that you have to clearly understand. Now comes to the another point. What is herbaria? It is also a tool for study the taxonomy. For study the taxonomy, it is another tool that study the taxonomy. Herbaria. First of all, always remember that herbaria is said to be plant only. It means that herbaria, because herbaria here herbs are, terms are added. So herbs is a type of a plant. Okay. So herbaria is what? Herbaria. In herbarium, what will happen? We have to collect different types of a plant. We have to collect different types of a plant from the different types of a field. So here what happened? A collection of a plant that usually have been dried. A collection of a plant, it means that सबसे पहले एक particular area में किसी plant को collect करेंगे, उसको ड्राइड करेंगे, उसको सुखा देंगे, फिर उसको प्रिजर्व कर देंगे. प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं, उन केमिकल्स की सहायता से उसको प्रिजर्व कर देंगे. और प्रिजर्व कहाँ पे करेंगे? एक शीट के ऊपर करेंगे, जिस शीट का साइज कितना होना चाहिए? साइज जरूर याद रखिएगा, 11.5 to 16.5 इंचेस की शीट होनी चाहिए. लेंथ बर्थ कितनी होनी चाहिए उसकी? 11.5 इंच. और उसकी बर्थ कितनी होनी चाहिए? 16.5 इंच की होनी चाहिए. ऐसी शीट के ऊपर जब हम प्रिजर्व कर देते हैं किसी प्लांट को, तो हम उसको बोलते हैं हर्बेरिया. क्या बोलते हैं उसको? हम हर्बेरिया बोलते हैं. सो व्हाट इज हर्बेरिया? This is actually a collection of a plant that usually have been dried. First of all, we have to dry it and then preserved by a special type of a chemicals and preserved where? On a sheet whose size is what? 11.5 to 16.5 inches. It is the sheet of herbaria. Note, and this one is the important point. What is the size of sheet of herbaria? It is the 11.5 to 16.5 inches and arranged according to any accepted system of classification. And after dried and preserved and placed on a sheet, what will we do? We have to classify the plant on the basis of these three types of system of classification. We have to classify the plant on a sheet and written at a particular right side of the sheet. Okay, the classification should be written on herbaria. The classification should be written on the right side of the sheet for future reference. For future reference and study fleshy plant. For this herbaria, why we have to make herbaria? Because it is actually act as a record. Okay, for further reading of different types of scientists or different types of students. Okay, now the fleshy plant are preserved in some liquid. The plant that are fleshy in nature. Fleshy means fleshy means what? Mansar. Okay, it means that here internal part. For example, if we have to preserve the cactus, we cannot place it on sheet. We have to place in a special type of preserved liquid. So fleshy plant are preserved in some liquid and preservative is called FAA. The preservative is what? This is called FAA. Formalin acetoalcohol. What is this? FAA, full form of FAA is formalin acetoalcohol. This is the liquid that is placed inside the bottle. This is called the formalin liquid, and this formalin liquid is actually a mixture of formalin and acetoalcohol. 50 to 70% formalin or acetoalcohol. Okay, so this is called formalin. So all the plants or animals parts are preserved in this liquid. This liquid is called formalin acetoalcohol. Okay, what is this called? It is called formalin acetoalcohol. Okay, now so this is called herbaria. There are different types of herbaria are found all over the world. For example,
herbarium of Royal Botanical Garden. Royal Botanical Garden is a type of a garden where most of the herbaria are made. This is actually situated in New. This is important point. Royal Botanical Garden is situated in New and it is in Britain. Where it is situated? It is in Britain. ब्रिटेन में कहाँ पे है? न्यू में है. कहाँ पे है? न्यू में. So herbaria of Royal Botanical Garden कहाँ पे है? न्यू में है, ब्रिटेन में है. Now next, Indian Botanical Garden. This is asked in the examination. Important point. Indian Botanical Garden is where it is in Kolkata. Okay, where it is situated? Indian Botanical Garden is situated in Kolkata. Now next one is Forest Research Institute and College. This one is important because these three are very important because they are found in India. Forest Research Institute and College, it is situated in Dehradun. What are these? These are actually herbaria place where different types of specimens are collected and preserved into a sheet or preserved into a glass with a special type of a liquid called Formaldehyde alcohol. So these type of gardens are found and they are asked in the examination. Royal Botanical Garden is most important, is situated in New and at where Britain. Indian Botanical Garden is situated in Kolkata and Forest Research Institute and College is situated in Dehradun. Forest Research Institute and College is situated in Dehradun. Herbaria of where herbaria term is used for each type of a garden. Okay, herbaria of Royal Botanical Garden, herbaria of Indian Botanical Garden, herbaria of Forest Research Institute and College situated in Dehradun. And now the next thing is herbaria is National Botanical Research Institute, NBRI. This is one of the most important point. NBRI. What is the full form of NBRI? National Botanical Research Institute. This is situated in Lucknow. कभी मौका मिले तो घूम के आइएगा. NBRI बहुत important place है. National Botanical Research Institute कहाँ पे located है? ये लखनऊ में located है. So student, these are the tools that are be particularly used to study a taxonomy of different types of plant and animal. Okay, now comes to the another tools for the study of taxonomy, that is called botanical garden. Okay, here first tool is museum, second tool is herbaria and third one is botanical garden. It is also a tool used by the taxonomists. Okay, now what is the definition of botanical garden? Actually botanical garden is a place where we have not only to growing the flowers or to growing the fruits or to growing the vegetables, also it is a place of educational institute. Okay, to study by the different types of taxonomies. So what is botanical garden? It is a place where we have to grow flower, fruit, vegetables, and it is also used for educational purpose by different types of taxonomists or botanical scientists. Okay, so this is called botanical garden. Here 6 botanical gardens are given and they are listed here and they are asked into the examination. Here it is found Royal Botanical Garden. Actually Royal Botanical Garden is also act as a herbaria. So I am also included in herbaria. Okay, listen carefully. Royal Botanical Garden also used as a herbaria and also used as a botanical garden. So actually it is a very large place. Royal Botanical Garden, it is situated in New and in Britain. NBRI, I tell already that NBR National Botanical Research Institute located in Lucknow. Next one is Lord Botanical Garden. It is situated in Darjeeling. Where it is situated? Darjeeling. Lord Botanical Garden is situated where? Darjeeling. Or another Royal Botanical Garden is also found in India at the Shivpur, Kolkata. Okay, so Royal Botanical Garden is also found in India. It is where it is? It is Shivpur, Kolkata, situated in Shivpur at a particular place which is in Kolkata. Okay, Botanical Garden Saharanpur is also popular for different types of plants and different types of vegetables. So Botanical Garden of Saharanpur. Lal Bagh Botanical Garden, it is Bangalore, situated in where? Bangalore. So these are botanical garden where we have to study different types of plant and animal. Many taxonomies are used to a particular type of specimen and for his educational purpose. So student, these are the tools for studying the different types of